नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद नजीर। दुनिया भर की खबरों में आपको दिखाएंगे कैसे मक्का में 1000 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो गई और क्यों इजराइल रफा को पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश में है, और कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और क्रू के 8 मेंबर वापसी के इंतजार में हैं और उसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो चलिए नजर डालते हैं दुनिया भर की खास खबरों पर। दुनिया के कई देश भीषण गर्मी से परेशान हैं। सऊदी अरब के मक्का में इस मौसम में 1000 से ज्यादा हज यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। 90 भारतीयों के भी मारे जाने की अब तक आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा मिस्र के करीब 600 हज यात्रियों की मौत मक्का में हुई है। जॉर्डन घाटी में गर्मियों में अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। ऐसे में अचानक 50 डिग्री के तापमान के कारण उनकी मौतें हो गई। मक्का एक ऐसा इलाका है जहां न सिर्फ गर्मियों के महीने में बल्कि ठंड के समय में भी गर्मी का कहर देखने को मिलता है। इसमें 16,11,310 विदेशी हज यात्री जबकि 2,21,854 घरेलू हाजी शामिल थे। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा समेत अन्य इलाकों में हमला किया है, जिसमें 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इजरायली रफा पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश में है। टैंक के जरिए शहर के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कब्जा करने की कोशिश जारी है। इजरायली सेना ने केंद्र, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पहले से ही कब्जा कर लिया है। हवाई जहाज और टैंकों से जारी फायरिंग के कारण स्थानीय लोग शहर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। कुछ महीने पहले ही विस्थापित हुए लोगों को एक बार फिर अपना जगह बदलना पड़ा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी रफा के मवासी में 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 50 के करीब घायल हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने मौजूदा हालात पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि 2 टैंकों को मवासी की पहाड़ी चोटियों पर रखा गया है। उनमें से आग के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये आग के गोले विस्थापित लोगों के तंबुओं पर गिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सुर बदल लिए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने उम्मीद जताई कि तीसरी बार भारत की सत्ता संभालने के बाद भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा, कनाडाई लोगों के हित और कानून के शासन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। बता दें कि खालिस्तानी मुद्दे को लेकर बीते साल से भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। जस्टिस ट्रूडो ने कहा कि कई बड़े मुद्दों पर समानता है, इन पर हमें ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ट्रूडो ने कहा कि अब पीएम मोदी चुनावी दौरे से गुजर चुके हैं और मुझे लगता है कि हमें हमारे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ट्रूडो का बयान ऐसे समय में आया है जहां 13 से 15 जून तक इटली में आयोजित हुए G7 समिट में उनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई थी। पीएम ने ट्रूडो के साथ एक फोटो भी एक्स हैंडल पर शेयर की थी। पीएम मोदी ने जहां जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज, जापानी पीएम फूमियो किशिदा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात पर डिटेल में कैप्शन लिखा था, वहीं ट्रूडो के साथ फोटो पर महज एक लाइन में कैप्शन दिया गया था। कनाडा सरकार ने ईरान को बड़ा झटका देते हुए उसके आर्मी की एक अहम यूनिट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। कनाडा के सुरक्षा मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने सरकार के फैसले का ऐलान किया। एक प्रेस विज्ञप्ति में कनाडा की सरकार ने कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कामों और डेटा के आधार पर यह मानने के पर्याप्त कारण है कि ईरान की सेना आतंकी गतिविधियों में शामिल है। वो जानबूझकर किसी के साथ मिलकर या किसी के निर्देश पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया जाता है। कनाडा ने यह भी कहा कि ईरान की सेना का आतंकी संगठनों हिजबुल्लाह और हमास के साथ भी ताल्लुक है। कनाडा ने कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित करने का मतलब ये होगा कि कनाडा के वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और ब्रोकरेज फर्म आदि रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करेंगे। उत्तर कोरिया दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देश युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को तुरंत सैन्य मदद देंगे। समझौते में प्रावधान है कि अगर एक देश पर हमला होता है या वो युद्ध की स्थिति में होता है तो दूसरा देश तुरंत सैन्य और अन्य मदद देगा। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुआ यह समझौता बेहद अहम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने इन समझौतों को दोनों देशों के संबंधों में बेहतर बदलाव बताया। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान किम जोंग उन को रूस के लग्जरी ब्रांड
औरस द्वारा निर्मित लिमोजिन कार में बिठाकर ड्राइव करते दिखे। वीडियो में पुतिन लिमोजिन में ड्राइविंग सीट पर हैं, जबकि किम यात्री सीट पर बैठे दिख रहे हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। इस दौड़ में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच जो बाइडेन के पुनर्निर्वाचन अभियान ने पिछले 2 हफ्तों में $4 करोड़ से ज्यादा की राशि जुटा ली है। ये जानकारी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के उप राष्ट्रीय वित्त अध्यक्ष ने दी। धन जुटाने के 2 कार्यक्रम लॉस एंजलिस में आयोजित किए गए, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जॉर्ज क्लूनी तथा जूलिया रॉबर्ट्स जैसी हस्तियां शामिल हुई। इसके अलावा वर्जीनिया के पूर्व गवर्नर टेरी मैकॉलिफ के घर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और क्रू के 8 मेंबर के लिए एक बार फिर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। नासा ने जानकारी दी है कि अंतरिक्ष यात्रियों के पहले दल को ले जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर की वापसी को लेकर फिलहाल टाल दिया गया है। यहां तक कि नासा ने वापसी की कोई नई तारीख नहीं बताई है। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि मिशन के 2 अंतरिक्ष यात्री कब लौटेंगे। टेस्टिंग और तकनीकी मुद्दे के कारण पहले से ही देरी हुई है। बता दें, अंतरिक्ष यात्री की वापसी पहले 26 जून को निर्धारित की गई थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों बुश विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने 5 जून को उड़ान भरी थी। 2019 के बाद से इसे 2 बार बिना इंसान के अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके थ्रस्टर्स को 5 विफलताओं और 5 हीलियम रिसाव का सामना करना पड़ा। नासा और बोइंग को खराबी का भी सामना करना पड़ा और कई परीक्षण करने पड़े, जिससे ये सवाल उठने लगा कि क्या हकीकत में स्टारलाइनर अपने चालक दल को वापस ला सकेगा। इसके अलावा इस अंतरिक्ष यान की कई समस्याएं भी सामने आई हैं। न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा जुटाने की होड़ में चीन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल यानी परमाणु शस्त्रागार में जनवरी 2023 से जनवरी 2024 के बीच जबरदस्त इजाफा किया है। चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल के पास 2023 में 410 न्यूक्लियर हथियार थे। एनालिसिस में कहा गया है कि चीन का न्यूक्लियर आर्सेनल आने वाले सालों में 500 से और बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी न्यूक्लियर हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 172 हो गई है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड हैं। भारत के नए हथियार लंबी दूरी के हैं और ये चीन पर निशाना साध सकते हैं। अमेरिका में भी योग का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग और ध्यान सत्र में विभिन्न सामुदायिक संगठनों ने पूरे उत्साह के साथ इसकी खासियत जानी। कार्यक्रम को अमेरिका में भारत की उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने संबोधित भी किया। कार्यक्रम पोटोमैक नदी के किनारे सुरैम घाट पर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ हुई। योग सत्र ने भारत के इतिहास से लोगों को रूबरू कराया। इसके जरिए लोगों को भारत की एकता और सद्भाव की भावना से भी रूबरू कराया गया। न्यू मैक्सिको के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 लोगों की जान चली गई और 1400 से ज्यादा घर और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। आपको बता दें कि न्यू मैक्सिको पिछले 3 दशक से सूखे की चपेट में है, जिससे जंगल की आग और विनाशकारी हो रही है। दक्षिणी न्यू मैक्सिको में लगी रुई 200 के माउंटेन रिजॉर्ट कम्युनिटी से लगभग 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। ये आग न्यू मैक्सिको के सबसे बड़े शहर अल्बुकर्क से लगभग 135 मील दक्षिणी पूर्व में कई जंगलों में फैल रही है। इस आग से रुई 200 के उत्तर और दक्षिण में 23,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को जला दिया है। आग दूसरे एरिया में भी फैलती जा रही है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश जारी है और राहत और बचाव के काम में तेजी लाई जा रही है। ऑकलैंड के लेक मैरिड में जूनटीनथ समारोह के दौरान कई लोगों को गोली मार दी गई। ऑकलैंड पुलिस विभाग ने घटना की पुष्टि की है, जिसमें मरने वालों की संख्या 4 बताई जा रही है। ये गोलीबारी जूनटीनथ उत्सव के दौरान की गई, जब 2 समूहों के बीच विवाद शुरू हुआ और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क पर चीखों और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आपको बता दें कि जूनटीनथ 19 जून को मनाया जाता है। ये गुलाम अफ्रीकी अमेरिकियों की मुक्ति का प्रतीक है, जो 1865 में टेक्सास में सैनिकों द्वारा स्वतंत्रता की खबर मिलने की याद दिलाता है। टीबीजे मीडिया में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीबीजे मीडिया के साथ। धन्यवाद।